एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं BHIC 106 यानी कि आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1। तो दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे ही पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इग्नू के जून या दिसंबर 2026 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आज का ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है दिसंबर 2025 का यानी कि काफ़ी लेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है BHIC 106 आधुनिक पश्चिम उदय पार्ट 1 का। तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन जो है 3 आवर का मिलता है, यानी कि 3 घंटे टोटल समय मिलते हैं। एवं अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है? 100 है, यानी कि अधिकतम अंक 100 हैं। अब इस नोट पे हम लोग नज़र दें तो इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 400 शब्दों में देने हैं, यानी कि हमें टोटल 5 प्रश्न देने हैं और सभी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वह 400 शब्दों में होंगे। प्रत्येक खंड में कम से कम जो है 2 प्रश्न अवश्य कीजिए, यानी कि प्रत्येक खंड में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करना जरूरी है, यानी कि ये कंपलसरी है। और जो सभी प्रश्नों के अंक हैं वो समान हैं। ये है हमारा खंड 1। तो खंड 1 के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन को देखें तो सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? लूथरा व कैल्विन के विचारों ने सुधार को किस हद तक प्रभावित किया है? तो आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हमें टोटल मार्क्स जो हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे सभी में हमें 20 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, खंड 1 में जो है टोटल 4 प्रश्न लिया गया है। सेम उसी तरह खंड 2 में भी 4 प्रश्न लिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे खंड 1 का 4 नंबर को अगर हम लोग देखें तो इनमें बोला गया है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है, यानी कि यह शॉर्ट आंसर है। बट इसमें भी टोटल कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं, क्योंकि आपको इनमें 2 को सॉल्व करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि बात बराबर ही हुआ, आपको 20 नंबर वाले में 1 क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 20 मार्क्स मिलते हैं। और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और आप उन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2। सेम उसी तरह खंड 2 में भी दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 16वीं शताब्दी की यूरोपीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यह 20 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद से आंसर परफेक्टली लिख पाएंगे। सेम इसमें भी 8 नंबर में संक्षिप्त टिप्पणियों वाला क्वेश्चन है और इसमें भी क, ख, ग और घ के अंतर्गत 4 पार्ट दिए गए। तो आप इन चारों में से कोई सा भी 2 सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप शॉर्ट क्वेश्चन को तभी बनाइएगा जब आपको कम से कम 2 प्रश्न आ रहे हों, यानी कि आपका भाग 1 और भाग 2 को मिला के क्या करना है कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टोटल। यानी कि भाग 1 में 2 कंपलसरी है, भाग 2 में भी 2 कंपलसरी है, यानी कि 2-2 क्वेश्चन आपको भाग 1 और भाग 2 से बनाने ही हैं। लेकिन बचा हुआ जो 1 क्वेश्चन है आप या तो भाग 1 से बना सकते हैं या तो भाग 2 से बना सकते हैं। यह टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न जो है 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। लेट्स स्टार्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर वाद विवाद का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इस सवाल का मेन मतलब बस इतना ही है कि पुराने ज़माने का जो खेती बाड़ी और ज़मींदारी वाला सिस्टम था, यानी कि सामंतवाद वाला जो सिस्टम था, वह खत्म होकर आज के नोट छापने और व्यापार वाले सिस्टम यानी कि पूंजीवाद में आखिर कैसे बदला। इसी बात पर जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है और सब जो है अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग स्टार्ट करते हैं संक्रमण का परिचय के साथ। यह बदलाव 14वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में। इसमें एक पुरानी गांव तक सीमित खेती वाली अर्थव्यवस्था जो थी वह बदलकर पूरी दुनिया में फैलने वाली मार्केट बन गई। यानी कि क्या हुआ कि खेती वाली जो अर्थव्यवस्था थी गांव की, वह बदलकर पूरी दुनिया में फैलने वाली क्या बन गई? मार्केट वाली व्यवस्था बन गई। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉल स्वीजी का वाणिज्यिक मॉडल के बारे में। पॉल स्वीजी का मानना था कि बदलाव बाहर से आया है। जब दूर दूर के देशों से व्यापार बढ़ा और बाजार में सिक्कों यानी कि पैसों का चलन शुरू हुआ तो जमींदारों का पुराना ढांचा खुद ब खुद टूट गया। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉरिस डॉब का आंतरिक संकट मॉडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस पे। ये स्वीजी से अलग सोचते थे। इनका कहना था कि जमींदार लोग किसानों का इतना खून चूस रहे थे यानी कि शोषण कर रहे थे कि अंदर ही अंदर तंग आकर किसानों ने बगावत कर दी और सिस्टम खुद के बोझ से ही ढह गया। यह किसका कहना था? मॉरिस डॉब का कहना था। तो अब आते हैं हम लोग एमएस पोस्तान का जनसांख्यिकीय मॉडल और इसे भी देखते हैं। ये कहते हैं कि असली खेल जनसंख्या का था। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग महामारी फैली थी जिससे आधे लोग मारे गए थे। अब खेती में काम करने के लिए मजदूर ही नहीं बचे, जो बचे हुए मजदूरों ने अपनी भाव बढ़ा दिए और यानी कि सौदेबाजी की और जमींदार जो हैं कमज़ोर हो गए। यानी कि इनके अनुसार जितना भी पूरा खेल जो था वह किसका था? जनसंख्या का था। अब आया पूंजीवाद की स्थापना का समय। तो चलिए पूंजीवाद की स्थापना के समय पर प्रकाश डालते हैं। इन सब वजहों से खेती का बिजनेस होने लगा, जमीनों की घेराबंदी हुई और एक ऐसा मजदूर वर्ग तैयार हुआ जो दिहाड़ी पर काम करता था और यहीं से क्या हुआ? पूंजीवाद की नींव पड़ी थी। आई होप आपको सारे ही पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सामंतवाद के पतन पर मॉरिस डॉब के विचारों की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न में जो है हमें केवल और केवल मॉरिस डॉब के नज़रिए से देखना है, जिनका साफ कहना था कि सामंतवाद किसी बाहरी वजह से नहीं बल्कि अपने ही घर की कमियों और आपसी लड़ाई से मरा। तो अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक कारकों पर विशेष बल यानी कि आंतरिक कारकों पर जोर को देखते हैं। डॉब ने साफ कहा कि बाहर के व्यापार ने कुछ नहीं किया बल्कि सामंतवाद के अंदर के आपसी विरोध और आर्थिक कमियां इसके पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो अब बात करते हैं उत्पादन प्रणाली की अक्षमता यानी कि अकुशल उत्पादन प्रणाली के बारे में। तो जमींदार जो हैं लॉर्ड्स खेती सुधारने या फिर नई तकनीकें लाने में फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करते थे। उनका बस एक ही काम था, डरा धमकाकर किसानों और दासों से ज़्यादा अनाज और टैक्स वसूलना। तो किसानों का अत्यधिक शोषण में हम लोग समझें तो जमींदारों के शौक बड़े थे, जैसे कि युद्ध लड़ना, ऐशो आराम करना। इसके लिए उन्होंने किसानों पर टैक्स और बिना पैसे के काम कराने यानी कि बेगार का बोझ इतना बढ़ा दिया कि किसान जो है ना भूखे मरने लग गए थे। तो अब आया किसानों का पलायन और वर्ग संघर्ष का समय। इस जुल्म से तंग आकर किसानों ने जागीरें यानी कि गांव छोड़ दी और नए शहरों की तरफ भाग खड़े हुए। अब जमींदारों के खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचा था, जिससे उनका कंट्रोल जो है खत्म हो गया, ठप पड़ गया।
अब आते हैं सामंतवाद का पतन, यानी कि सामंतवाद का अंत। डॉब कहते हैं कि इसी वर्ग संघर्ष यानी कि अमीर बनाम गरीब की लड़ाई और मजदूर के संकट ने सामंतवाद को अंदर से खोखला कर दिया और नए स्वतंत्र मजदूर वर्ग का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्रेनर के सामंतवाद के पतन एवं संक्रमण संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में रॉबर्ट ब्रेनर नामक एक व्यक्ति ने बाकी इतिहासकारों को चुनौती दे दी और कहा कि असली खेल जो है पावर का है, यानी जमींदार और किसान के बीच के आपसी सामाजिक रिश्तों का था। तो हम लोग अब समझेंगे प्रचलित मॉडलों की तीखी आलोचना को। ब्रेनर ने व्यापार और आबादी वाले मॉडलों को खारिज करते हुए पूछा कि अगर महामारी और व्यापार ही वजह थे तो पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद खत्म क्यों हुआ और पूर्वी यूरोप में यह और ज़्यादा मजबूत यानी कि दूसरी दास प्रथा क्यों हो गया। तो यह किसका पूछना था, ब्रेनर का कहना था, ब्रेनर का पूछना था। तो अब आते हैं कृषि वर्ग संरचना की केंद्रीयता पर, यानी कि कृषि वर्ग संरचना सबसे ऊपर। ब्रेनर का कहना था कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि जमींदारों और किसानों के बीच राजनीतिक और सामाजिक ताकत का बैलेंस कैसा था। अब आते हैं इंग्लैंड और फ्रांस का तुलनात्मक विश्लेषण की ओर, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस का मुकाबला। फ्रांस में किसान एकजुट और मजबूत थे, इसलिए वे अपनी ज़मीन बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इंग्लैंड के जो जमींदार थे ज़्यादा शातिर निकले। उन्होंने किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो है इंग्लैंड जो है शातिर निकला। तो अब हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में कृषि पूंजीवाद का उदय, यानी कि ज़मीन छीनने के बाद अंग्रेजी ज़मींदारों ने बड़े बड़े खेत अमीर काश्तकारों यानी कि किराएदारों को पट्टे पर दे दिए। इन काश्तकारों ने फ़ायदा कमाने के लिए खेती में नई तकनीक लगाई और मजदूर रखकर काम कराया, जिससे क्या हो गया कि कृषि पूंजीवाद शुरू हो गया, जिससे क्या हो गया, कृषि पूंजीवाद का जन्म हो गया। तो अब देखते हैं वर्ग संघर्ष का अनपेक्षित परिणाम, यानी कि बिना प्लानिंग का परिणाम। ब्रेनर के मुताबिक पूंजीवाद कोई सोच समझकर बनाई गई योजना नहीं थी, बल्कि जमीन और हक की लड़ाई में जमींदारों और किसानों के बीच हुए संघर्ष का एक अनोखा नतीजा था। यानी कि जमींदारों और किसानों के बीच हुए ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष का एक अनपेक्षित परिणाम था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण के जनसांख्यिकीय यानी कि डेमोग्राफिक मॉडल का वर्णन कीजिए। यह मॉडल कहता है कि इतिहास को बदलने में न तो राजाओं का हाथ था न व्यापार का, बल्कि जनसंख्या का घटना बढ़ना ही सब कुछ तय करता था। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनसांख्यिकीय मॉडल की मूल अवधारणा के बारे में। यह मॉडल जो है एम.एस. पोस्तान और लाडूरा जैसे इतिहासकारों का मानना है कि लंबे समय में जो आबादी घटती बढ़ती है वही समाज और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखती है। यानी कि लॉन्ग पीरियड में जो आबादी जो है डिक्रीज इंक्रीज होते रहती है, वही समाज अर्थव्यवस्था को क्या करती है, हिलाकर रख देती है, उसका मुख्य वाहक बन जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और भूमि पर भारी बदलाव के बारे में, यानी कि जनसंख्या विस्फोट और जमीन पर बोझ। 12वीं-13वीं शताब्दी के जो दौरान यूरोप की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। पेट भरने के लिए खराब ज़मीनों पर भी खेती करनी पड़ी थी। ज़मीन कम पड़ गई और लोग ज़्यादा हो गए, जिससे क्या हुआ कि अनाज जो है बहुत महंगा हो गया और आम जनता की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई। तो अब आया माल्थुसियन संकट और ब्लैक डेथ। जब
बर्दाश्त से बाहर हो गया आबादी, तो कुदरत का कहर टूटा। 1347 से 1351 के बीच जो है ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग नाम की ऐसी महामारी फैली जो यूरोप की करीब 1/3 से आधी जनता को साफ कर गई। कौन सी बीमारी थी? ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग महामारी। और इसने क्या किया? यूरोप के 1/3 से भी मतलब जनसंख्या को, उसका आबादी को खत्म कर दिया। तो अब आते हैं आर्थिक शक्ति संतुलन में क्रांतिकारी बदलाव, यानी कि ताकत का पलटना। इस तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब खेत बहुत सारे थे पर काम करने वाले लोग बहुत कम। जो मजदूर जिंदा बचे थे उनके भाव बढ़ गए क्योंकि उनके बिना जमींदारों का काम नहीं चल सकता था। यानी कि श्रमिकों की कमी के कारण उनकी सौदेबाजी की शक्ति क्या हो गई? नाटकीय रूप से बढ़ गई। तो अब आता है सामंती बंधनों का शिथिल होना, यानी कि सामंती बंधनों का ढीला हो जाना। अपनी जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए जमींदारों को झुकना पड़ा। उन्होंने गुलामी यानी कि बेगार बंद की, टैक्स कम किए और मजदूरी यानी कि कैश में देना शुरू कर दिया। इस तरह आबादी के फेरबदल ने सामंतवाद की लंका लगा दी थी। यानी कि जनसांख्यिकीय बदलावों ने सामंतवाद की नींव को हिलाकर पूंजीवाद बाजारों के लिए रास्ता साफ कर दिया। एकदम उसका रास्ता क्लियर हो गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 15वीं-16वीं शताब्दी की यूरोपीय अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इस दौर में महामारी यानी कि यूरोप में महामारी के झटके सब उभर रहे थे। सब क्या हो रहे थे कि महामारी के जो झटके थे उससे उभर कर बाहर निकलकर बिल्कुल नए रंग रूप में आ रहा था, जहां बिजनेस और नए तरीके जो है हावी हो रहे थे। तो आते हैं हम लोग जनसंख्या और आर्थिक पुनरुद्धार पर। यानी कि 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में प्लेग के सदमे से उभर गया और आबादी फिर बढ़ी, जिससे क्या हुआ? सामानों और अनाज की मांग भी बढ़ी और बाजार में रौनक लौट आई। यानी कि अब जनसंख्या फिर से बढ़ गया था और जो है अनाज की मांग, सामानों की मांग जो है अब बढ़ गई थी, जिससे क्या हुआ? फिर से जो है मार्केट में रौनक आ गया पहले के जैसा। फिर आया कृषि का तेजी से व्यवसायीकरण, यानी कि खेती का बिजनेस बनना। शहरों के लोग अमीर हो रहे थे तो उनकी ज़रूरतों के लिए जमींदारों ने केवल खुद के खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए कैश क्रॉप्स यानी कि नकदी फसलें जो है उगाने शुरू कर दी थी। उसके बाद आया घरेलू विनिर्माण प्रणाली, यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम। शहरों में कारीगरों के पुराने संगठन यानी कि गिल्ड्स के कड़े नियम थे। उनसे बचने के लिए बड़े व्यापारियों ने गांव का रुख किया। वे क्या करते थे? गांव के लोगों को कच्चा माल जैसे कि सूत देकर आते थे और घर बैठे कताई बुनाई करवाकर माल तैयार करवाते थे। इसे जो है आदि औद्योगिकीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकीकरण या फिर पुटिंग आउट प्रणाली। तो अब बात करते हैं मूल्य क्रांति यानी कि प्राइस रिवॉल्यूशन के बारे में। 16वीं सदी में यूरोप में भयंकर महंगाई आई। एक तो आबादी बढ़ रही थी और दूसरा अमेरिका से लूट कर लाया गया सोना चांदी यूरोप में भर गया था। इस महंगाई से व्यापारी तो अमीर हो गए पर जो है बंधी बंधाई सैलरी पाने वाले गरीब पिस गए। यानी कि व्यापारी वर्ग जो है समृद्ध हुआ और वेतनभागी वर्ग को नुकसान हो गया। तो अब आया अटलांटिक अर्थव्यवस्था की ओर विस्थापन, यानी कि अटलांटिक की तरफ झुकाव। नए समुद्री रास्तों की वजह से सारा बिजनेस इटली और भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर के किनारे वाले देशों जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और नीदरलैंड के हाथ में आ गया। किसके इसके हाथ में आ गया? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और नीदरलैंड के हाथ में, जिससे वैश्विक व्यापार का सूत्रपात हो गया।
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 16वीं शताब्दी के यूरोप में व्यापार और विनिमय पर चर्चा कीजिए। इस समय जो है व्यापार सिर्फ पड़ोस के गांवों या देशों तक नहीं रहा, बल्कि यह 7 समंदर पार जाकर पूरी दुनिया से जुड़ गया था। तो चलते हैं वैश्विक व्यापार मार्गों का उदय, यानी कि ग्लोबल व्यापार की शुरुआत। पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने समुद्र के रास्ते एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के डायरेक्ट रूट ढूंढ निकाले। इससे पुराना जमीनी रास्ता जिस पर तुर्कों का कब्जा था और इटली का दबदबा खत्म हो गया। तो अब देखते हैं नई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर विनिमय, यानी कि आम जरूरतों की चीज़ों का व्यापार। अब जो है व्यापार सिर्फ अमीरों के लिए महंगे हीरे जवाहरात तक सीमित नहीं था। अमेरिका से आलू, तंबाकू, चीनी और एशिया से मसाले और सूती कपड़े भारी मात्रा में यूरोप के बाजारों में बिकने लग गए। तो अब हम लोग देखते हैं नए वाणिज्यिक केंद्रों पर विकास, यानी कि न्यू कमर्शियल हब। शुरुआत में एंटवर्प यूरोप का सबसे बड़ा पैसों और व्यापार का अड्डा बना, लेकिन बाद में बेहतरीन जहाज़ों के दम पर एम्स्टर्डम ने पूरी दुनिया का बिजनेस हब बन गया, यानी कि एम्स्टर्डम ने वैश्विक वाणिज्यिक हब के रूप में अपनी धाक जमा ली। एम्स्टर्डम क्या हो गया था? अब पूरी दुनिया का बिजनेस हब बन गया था। तो अब आया संस्थागत और वित्तीय नवाचार। ये जो था नए फाइनेंशियल आइडिया का था। तो अब आया संस्थागत और वित्तीय नवाचार, यानी कि न्यू फाइनेंशियल आइडिया। दूर के व्यापार में खतरा बहुत था, इसलिए लोगों ने मिलकर संयुक्त स्टॉक कंपनियां, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई। साथ ही कैश ले जाने के झंझट से बचने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय पत्र और शेयर बाजारों की शुरुआत हुई। तो उसके बाद आया वाणिज्यवाद और राजकीय नियंत्रण। राजाओं को समझ आ गया कि जिसके पास जितना सोना चांदी वह उतना मजबूत, इसलिए सरकारों ने अपने देश के व्यापारियों को बचाने और बाहर से सोना अंदर लाने के लिए कड़े नियम बनाए, जिसे क्या कहा गया? वाणिज्यवाद कहा गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वाणिज्यिक क्रांति यानी कि कॉमर्शियल रेवोल्यूशन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। वाणिज्यिक क्रांति का मतलब है यूरोप के व्यापार, बैंकिंग और लेन देन के तरीकों में आया वह भूचाल जिसने पुरानी आत्मनिर्भर व्यवस्था को उखाड़कर आज के कमर्शियल पूंजीवाद को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाणिज्यिक क्रांति का अर्थ, यानी कि क्रांति का मतलब 13वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप का व्यापार और बैंकिंग सिस्टम इतना फैल गया कि पुराने ज़माने की बंद अर्थव्यवस्था आधुनिक बिजनेस मॉडल में बदल गई। तो अब आया भौगोलिक खोजों और बाजार का विस्तार, यानी कि दुनिया का जुड़ाव। कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे नाविकों ने नई दुनिया खोजी, जिससे यूरोप का व्यापार लोकल से ग्लोबल हो गया और बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य बने। तो अब बात करते हैं बैंकिंग और साख संस्थाओं का विषय के बारे में, यानी कि बैंक और साख यानी क्रेडिट का आना। इटली के मेडिकी बैंक और बाद में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम जैसे बैंकों ने लोगों का पैसा जमा करना और लोन देना शुरू किया। कौन कौन से बैंकों ने? मेडिकी बैंक ने एवं एम्स्टर्डम बैंक ने। डबल एंट्री बही खाता, यानी कि हिसाब किताब का सही तरीका, और हुंडी ने बिजनेस को बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया। तो अब बात करते हैं बुजुर्आ, व्यापारी वर्ग का सामाजिक उत्थान। बुजुर्आ यानी कि मध्यम वर्ग का जलवा।
इस पैसे के खेल ने समाज में एक नया वर्ग खड़ा किया। व्यापारी, बैंकर और वकील यानी कि बुजुर्गा वर्ग, इनके पास इतना पैसा आ गया कि इन्होंने पुराने जमींदारों को ठेका देना शुरू कर दिया और राजाओं को लोन देकर अपनी धाक जमा ली। तो अब आते हैं आधुनिक पूंजीवाद की प्रस्तावना, यानी कि औद्योगिक क्रांति का बेस। इस क्रांति ने यूरोप में इतना पैसा और बड़ा मार्केट इकट्ठा कर दिया कि इसके दम पर आगे चलकर फैक्ट्रियां लगी और औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उन उद्देश्यों की चर्चा कीजिए जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियों को समुद्री यात्राओं के लिए प्रेरित किया। यूरोपीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अनजाने समुद्रों में क्यों कूद रहे थे? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे, जिन्हें शॉर्ट में 3G या फिर सोना, ईश्वर और यश कहा जाता है। तो अब देखते हैं मुख्य उद्देश्य, यानी कि सोना, ईश्वर और यश को। यूरोपियों द्वारा की गई महान भौगोलिक खोजों और साहसिक समुद्री यात्राओं के पीछे मुख्य प्रेरक तत्वों को संक्षेप में सोना, ईश्वर और यश यानी कि गोल्ड, गॉड और ग्लोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो उनके आर्थिक और राजनीतिक इरादों को क्या करते थे? दर्शाते थे। तो अब बात करते हैं आर्थिक उद्देश्य, यानी कि मसाला व्यापार और थल मार्ग की बाधा। सबसे बड़ा चक्कर जो है वो था पैसों का। यूरोप में भारतीय मसालों की भारी डिमांड थी, लेकिन 1453 में तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि ऑटोमन तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करके पुराना जमीनी रास्ता बंद कर दिया। अब अरब और इटली के बिचौलियों को हटाकर सीधे भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोजना मजबूरी बन गया था। तो अब आते हैं धार्मिक उद्देश्य, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना था। मुसलमानों से हुए पुराने धर्म युद्धों और स्पेन की जीत के बाद यूरोपियनों के अंदर यह जोश था कि नए देशों में जाकर लोगों को ईसाई बनाया जाए। तो अब आते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय गौरव और यश को देखते हैं। स्पेन और पुर्तगाल जैसे नए राज्यों के राजाओं में आपस में कंपटीशन चल रहा था। वे नए इलाकों पर कब्जा करके अपना नाम कमाना, साम्राज्य बढ़ाना और दुनिया में अपना भौकाल टाइट करना चाहते थे। उसके बाद आया तकनीकी विकास का सहयोग। हालांकि तकनीक कोई उद्देश्य नहीं थी, पर इस समय बने मजबूत कैरावल जहाज, कौन से जहाज? कैरावल जहाज जो है, कंपास यानी कि दिशा निरूपक, एस्ट्रोलाबे और बढ़िया नक्शों ने नाविकों को गहरे समंदर में उतरने का हौसला दिया। किसने? कैरावल जहाज ने, कंपास दिशा सूचक ने एवं एस्ट्रोलाबे और बेहतर मानचित्र कला ने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पुर्तगाली एवं स्पेनी औपनिवेशिक साम्राज्यों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी कि पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने दुनिया को लूटा और अपने उपनिवेश बनाए, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग था। एक ने समंदर और चौकियों पर राज किया तो दूसरे ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं साम्राज्यवादी रणनीतियों में बुनियादी अंतर। 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैश्विक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने वाले पुर्तगाल और स्पेन 2 अग्रणी देश थे, लेकिन दोनों का साम्राज्य की प्रकृति, संरचना और उद्देश्य क्या थी? स्पष्ट भिन्नता थी। मतलब दोनों का जो उद्देश्य था वह काफ़ी अलग था एंड क्लियर भी था। तो अब बात करते हैं पुर्तगाल का समुद्री व्यापारिक साम्राज्य, यानी कि स्टेरोडा इंडिया, यानी पुर्तगाल का स्टाइल समुद्री साम्राज्य। पुर्तगाल का साम्राज्य जमीन हड़पने वाला नहीं था।
उनका फोकस हिंद महासागर के जरूरी कोनों जैसे कि गोवा, मलक्का और होर्मुज़ पर मजबूत किले और व्यापारिक चौकियां बनाने पर था, ताकि मसालों के व्यापार पर कब्जा रहे, यानी कि मसाला व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके। तो अब आते हैं नौसैनिक वर्चस्व और कार्टज प्रणाली। पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना के दम पर दादागिरी चलाई। उन्होंने कार्टाज प्रणाली शुरू की, जिससे क्या किया, उन्होंने समंदर में चलने वाले हर जहाज को पुर्तगालियों से पास खरीदना होगा और टैक्स देना होगा, नहीं तो जहाज डुबो दिया जाता था। यानी कि कार्टाज प्रणाली का अर्थ था समंदर में चलने वाले हर जहाज को पुर्तगालियों से पास खरीदना होगा और टैक्स देना होगा, नहीं तो जहाज को क्या किया जाता था, डुबो दिया जाता था समुद्र में। तो अब देखते हैं स्पेन का विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य, यानी कि स्पेन का स्टाइल क्षेत्रीय साम्राज्य। इसके उलट स्पेन सीधा जमीन पर कब्जा करता था। स्पेन क्या करता था, सीधे जमीन पर कब्जा करता था। उनके खतरनाक लड़ाकों जैसे कि कोर्टेस और पिजारो ने किसने कोर्टेस और पिजारो ने अमेरिका जाकर वहाँ के बड़े बड़े एज़टेक और इंका साम्राज्यों को तहस नहस कर दिया और लाखों वर्ग मील जमीन अपने नाम कर ली। तो अब देखते हैं संसाधन निष्कर्ष और प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि लूट और क्रूरता। स्पेन ने वहां अपनी पूरी सरकार और वायसराय बैठा दिए। उनका इकलौता मकसद पोटोसी जैसी खानदानों से स्थानीय लोगों और अफ्रीकी दासों को जानवरों की तरह खटाकर भारी मात्रा में सोना चांदी निकालना और स्पेन भेजना था। किस खदानों से? पोटोसी जैसी खदानों से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम अर्ली मॉडर्न वेस्ट की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यह जो है वह दौर था जो यूरोप को पुरानी दकियानूसी दुनिया से निकालकर आज की मॉडर्न और साइंटिफिक दुनिया की तरफ ले जा रहा था। तो देखते हैं एक महान परिवर्तनकारी युग, यानी कि बदलाव का पुल। यह समय 1450 से 1800 ईस्वी मध्यकाल के अंत और आधुनिक औद्योगिक लोकतांत्रिक समाज की शुरुआत के बीच का एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। तो अब आते हैं आर्थिक रूपांतरण और पूंजीवाद, यानी कि इकोनॉमी का बदलना। गांव की खेती वाली अर्थव्यवस्था जो है खत्म होकर ग्लोबल पूंजीवाद में बदल गई। नई देशों की खोज, बैंकिंग, महंगाई और उपनिवेशों की लूट से यूरोप में भारी पैसा इकट्ठा हुआ। उसके बाद आता है राजनीतिक केंद्रीकरण और राष्ट्रराज्य, यानी कि मजबूत राजा और राष्ट्रराज्य। पुराने छोटे मोटे जमींदारों की ताकत खत्म हो गई और देश में एक छत्र राज करने वाले शक्तिशाली निरंकुश राजाओं का उदय हो गया था। उन्होंने अपनी परमानेंट आर्मी और वफादार अफसर रखे, जिसे आज राष्ट्रराज बने। क्या बने? राष्ट्रराज बने। यानी कि इसके वजह से क्या हुआ, आधुनिक संप्रभु राष्ट्र राज्यों की रूपरेखा तैयार हो गई। अब आते हैं सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना की ओर, यानी कि सोच में बदलाव, यानी पुनर्जागरण। लोग अब भगवान और चर्च के डर से बाहर निकलकर मानवतावाद की तरफ बढ़े। किसकी तरफ बढ़े? मानवतावाद। परलोक की चिंता छोड़कर इसी धरती के जीवन को सुंदर बनाने, तर्क करने और व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाने लगा। यानी कि मनुष्यों की रचनात्मकता और क्षमता को क्या किया जाने लगा? केंद्र में रखा जाने लग गया। उसके बाद आता है धार्मिक विभाजन और वैज्ञानिक क्रांति। तो यानी कि इसे समझें तो धर्म का बांटना और विज्ञान, यानी प्रोटेस्टेंट
प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने पोप की मनमानी को तोड़ दिया। साथ ही वैज्ञानिक क्रांति ने पुरानी अंधविश्वासी बातों को खारिज करते हुए प्रयोग और सबूतों के आधार पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। किसके आधार पर? प्रयोग और अवलोकन के आधार पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। यानी कि इस समय समाज का पुराना ताना बाना बदल रहा था, अमीर व्यापारियों का रुतबा बढ़ रहा था और परिवारों का स्वरूप भी बदल रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सामाजिक पदानुक्रम में गतिशीलता को। यानी कि लचीला समाज। समाज कहने को तो अभी भी 3 हिस्सों पादरी, कुलीन, जमींदार और आम जनता में बटा था, पर अब इसमें पहले जैसी बंदिशें नहीं थी, बल्कि थोड़ी गतिशीलता आई थी। तो अब आते हैं बुजुर्गा, यानी कि शहरी मध्यम वर्ग का अभूतपूर्व उदय। सीधे सीधे कहे तो बुजुर्गा वर्ग का उदय। व्यापार बढ़ने से शहरों में रहने वाले व्यापारियों, बैंकरों, डॉक्टरों और वकीलों का एक नया मिडिल क्लास यानी कि बुजुर्गा खड़ा हो गया। पैसे के दम पर इन्होंने कुलीन के रुतबे को सीधा क्या किया? चुनौती दे दिया। तो अब आते हैं कृषक वर्ग का रूपांतरण और क्षेत्रीय भिन्नता पर। यानी कि किसानों की हालत में अंतर। पश्चिम यूरोप में किसानों की गुलामी, दास प्रथा खत्म हो गई और वे आज़ाद मजदूर बन गए। लेकिन पूर्वी यूरोप की कहानी उल्टी थी। वहाँ के जमींदारों ने मुनाफे के लिए किसानों को दोबारा जबरन जमीन से बांध दिया, जिसे द्वितीय दास प्रथा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? द्वितीय दास प्रथा। अब है पारंपरिक संस्थाओं का पतन। यानी कि जो पुरानी संस्थाएं थी उसका पतन। शहरों के कारीगरों के गिल्ड कमजोर हो गए क्योंकि व्यापारियों ने गांव में पुटिंग आउट सिस्टम शुरू कर दिया। तो जमींदारों के अपने कोर्ट बंद हो गए और राजा के केंद्रीय कानून चलने लग गए। अब देखते हैं पारिवारिक संस्था और विवाह के बदले स्वरूप को। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का आ जाना। उत्तर पश्चिमी यूरोप में लोग अब बड़े परिवारों को छोड़कर परमाणु परिवार यानी कि पति पत्नी और बच्चे, क्या कहा जाने लगा? परमाणु परिवार यानी कि पति पत्नी और बच्चे बनाने लगे। लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद ही यानी थोड़ी ज़्यादा उम्र में शादी करने लगे, जिससे जनसंख्या का पूरा पैटर्न जो है एकदम से बदल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पश्चिमी निरपेक्षता यानी कि वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म पर एक निबंध लिखिए। इसका सीधा मतलब है पश्चिमी यूरोप जैसे कि फ्रांस और स्पेन में ऐसे सर्वशक्तिमान राजाओं का आना जिनके ऊपर ना तो कोई कानून काम करता था और ना ही संसद काम करता था। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पश्चिमी निरपेक्षता का उदय और संदर्भ। यानी कि निरंकुश राजाओं का उदय 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब सामंती गृह युद्धों और धर्म के नाम पर दंगे फसाद से जनता तंग आ गई, तो शांति के नाम पर राजाओं ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। यानी कि यह सामंती गृह युद्धों और धार्मिक अशांति के बाद स्थिरता स्थापित करने का प्रयास था। अब देखते हैं राजाओं का दैवीय अधिकार सिद्धांत यानी कि डिवाइन राइट। इट्स मीन राजा ही भगवान है यानी दैवीय अधिकार। इन राजाओं जैसे कि फ्रांस के लुई 14वें जो कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ। वो क्या कहते थे? मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वें ने ये थ्योरी दी थी कि उन्हें राज करने की पावर सीधे भगवान ने दी है, इसलिए वे जनता, संसद या फिर पोप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। अब देखते हैं कुलीन वर्ग का राजनीतिक दमन और नियंत्रण। यानी कि जमींदारों के पर कतरना।
राजाओं ने पुराने लड़ाकू जमींदारों की हेकड़ी निकाल दी। फ्रांस के राजा ने तो सारे जमींदारों को उनके इलाकों से हटाकर अपने वर्साय के महल में दरबारी बनाकर रख लिया। उन्होंने क्या किया कि अपने वर्साय के भव्य महल में सबको दरबारी बना के रख लिया, ताकि वे बस राजा की जी हजूरी करें और बगावत ना कर सके। फिर आया पेशेवर नौकरशाही और स्थायी सेना, यानी कि अफसरशाही और परमानेंट आर्मी। राजा ने प्रशासन चलाने के लिए कुलीनों के बजाय पढ़े लिखे मिडिल क्लास के वफादार लोग रखे। जमींदारों की फौज पर निर्भर रहने के बजाय सरकारी खर्चे पर एक विशाल आधुनिक और परमानेंट आर्मी बनाई। अब देखते हैं ऐतिहासिक भूमिका और सीमाएं, यानी कि इसका नतीजा। इन्होंने देश मजबूत किया, कानून व्यवस्था दी और व्यापार को बढ़ावा दिया, पर जनता पर इतने जुल्म और टैक्स ढाए कि बाद में इसी के कारण इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई। कौन कौन सी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है पूर्वी निरपेक्षता, ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म की प्रकृति एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले है पूर्वी निरपेक्षता का विशिष्ट संदर्भ, यानी कि पूर्वी यूरोप, प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग साम्राज्य, यहाँ पे भी पश्चिमी यूरोप की तरह ही मजबूत राजा आए, पर उनकी वजह से अंदरूनी कहानी जो थी बिल्कुल अलग थी। अब देखते हैं सैन्य खतरे और सुरक्षात्मक उत्पत्ति, यानी कि फर्क क्या था। पश्चिम में राजा व्यापारियों के पैसे और सपोर्ट से मजबूत हुए थे, पर पूर्वी यूरोप में राजाओं के मजबूत होने का कारण था पड़ोसी देशों से मिलने वाली मिलिट्री धमकियाँ, यानी कि सैन्य धमकियां और युद्ध का डर। तो अब आते हैं राजा और कुलीन वर्ग का मजबूत गठबंधन को देखते हैं। यहाँ राजा और बड़े भूस्वामी कुलीनों जैसे कि रूस के बोयार्स एवं प्रशिया के जंकर्स, इनके बीच एक डील हो गई। राजा ने कुलीनों से कहा कि तुम राजनीतिक पावर मुझे दे दो, बदले में तुम अपने खेतों में किसान पर जितना चाहे उतना जुल्म करो, मैं दखल नहीं दूंगा। तो उसके बाद आया द्वितीय दास प्रथा, यानी कि सेकेंड सर्फडम का संरक्षण। तो दूसरी दास प्रथा का बढ़ावा के रूप में हम लोग देखें तो जहां पश्चिम में किसान आज़ाद हो रहे थे, वहीं पूर्वी निरपेक्ष राजाओं ने कड़े कानून बनाकर किसानों को पूरी तरह जमींदारों का गुलाम बना दिया, ताकि जमींदार लोग मुफ्त के श्रम से सस्ता अनाज उगाकर पश्चिमी देशों के बाजारों में बेच सके। अब आता है अत्यधिक सैन्यवाद और ऊपर से आधुनिकीकरण, यानी कि मिलिट्री मशीन और थोपा गया आधुनिकीकरण। पूर्वी राज्य जैसे कि प्रशिया पूरी तरह से एक सैनिक मशीन बन गए थे। चूंकि यह मिडिल क्लास कमजोर था, इसलिए रूस के पीटर द ग्रेट जैसे राजाओं ने, किस राजाओं ने? रूस के पीटर द ग्रेट जैसे राजाओं ने देश को मजबूत करने के लिए ऊपर से टॉप डाउन जबरन आधुनिकीकरण और पश्चिमी तौर तरीके लागू किए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। पुनर्जागरण रेनेसांस क्या था? इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ और स्वरूप। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी, कब से कब तक? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इटली से शुरू हुआ था। कब से कहाँ से शुरू हुआ था? इटली से। यह जो है एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने लोगों को पुरानी रूढ़ियों से आज़ाद किया, यानी कि रूढ़िवादिता को समाप्त कर आधुनिक युग का सूत्रपात किया। अब देखते हैं शास्त्रीय प्राचीनता का पुनरुद्धार।
इस समय के विचारकों का मध्यकाल के धार्मिक ग्रंथों से मन भर गया था। उन्होंने प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, दर्शन और कला जैसे कि प्लेटो, अरस्तु के विचार को दोबारा जिंदा किया और उनका अध्ययन जो है शुरू हो गया। अब देखते हैं मानवतावाद का उदय। तो हम लोग ह्यूमैनिज्म को देखें तो यह इस आंदोलन की आत्मा थी। चर्च कहता था कि इंसान पापी है और यह दुनिया दुखों का घर है। मानवतावाद ने इसे खारिज किया और कहा कि इंसान बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान कृति है, उसकी गरिमा और इसी धरती के जीवन का जश्न जो है मनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मानवतावाद ने मानव जीवन के महत्व, उसकी गरिमा, बुद्धिमत्ता और वर्तमान संसार में उसकी रचनात्मकता क्षमताओं का उत्सव मनाया। यानी कि उन्होंने कहा कि उनका जो है जश्न मनाया जाना चाहिए, इस मनुष्य के गरिमा और उनके जीवन का। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता और इहलोकवाद पर। लोग जो है अब भी भगवान को मानते थे, पर अब उनका ध्यान सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग कैसे मिले इस पर नहीं था। वे इसी धरती पर अपने जीवन को ऐशो आराम, कला और साहित्य से सुंदर बनाने में जुट गए थे। उसके बाद आया व्यक्तिवाद और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब अंधभक्त बनने के बजाय सवाल पूछने का दौर आया। चर्च की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय लोगों ने तर्क, बुद्धि और सबूतों का ज्ञान की कसौटी माना। यानी कि अब जो है पुनर्जागरण कालीन मानव आ गया था। ये जो है अब प्रमाणों और ज्ञान की कसौटी को ही सब कुछ मानते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म के विशेष संदर्भ में पुनर्जागरण के विचारों के विकास पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानवतावाद पुनर्जागरण की आत्मा। यानी कि मानवतावाद कोई मामूली किताबी आंदोलन नहीं था, यह पुनर्जागरण की वह सोच थी जो पूरी दुनिया का केंद्र भगवान से हटाकर इंसान पर ला खड़ा किया था जिसने। यानी यह जो मानवतावाद थी, इसने क्या किया था कि जितना भी पुनर्जागरण का सोच था उसको पूरा दुनिया का केंद्र मानकर भगवान से हटाकर इंसान पर ला खड़ा किया था। यानी अब जो है भगवान से हटकर लोग इंसानों पर सोचने लग गए थे। इसने जो है पढ़ाई लिखाई, सोचने के तरीके और सामाजिक वैल्यूज को पूरी तरह से मानवकृत बना दिया था। तो अब देखते हैं पेट्रार्क, मानवतावाद के जनक। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक माना जाता है। मानवतावाद का पिता किसे माना जाता है? पेट्रार्क को। उन्होंने पुरानी लाइब्रेरी खंगालकर प्राचीन रोमन किताबें ढूंढी और कहा कि मध्यकाल एक अंधकार युग था। असली ज्ञान सिर्फ चर्च की किताबों में नहीं बल्कि इंसान की अनुभवों में है। तो अब देखते हैं नागरिक मानवतावाद यानी कि सिविक ह्यूमैनिज्म। इटली के फ्लोरेंस ने लियोनार्डो ब्रूनी जैसे विचारकों से कहा। किसने? फ्लोरेंस ने लियोनार्डो ब्रूनी जैसे विचारकों से कहा कि पढ़े लिखे इंसान को सिर्फ घर बैठकर ध्यान नहीं लगाना चाहिए बल्कि समाज और अपने शहर की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी विद्या का जो है इस्तेमाल समाज में भले के लिए करना चाहिए। अब देखते हैं उत्तरी ईसाई मानवतावाद यानी कि इरास्मुस। यह सोच जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड पहुंची तो इसका रूप थोड़ा सुधारात्मक हो गया। इरास्मस और थॉमस मोर जैसे विचारकों ने बाइबिल को खुद पढ़ा और चर्च के अंदर चल रहे पाखंड, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार को सरेआम धज्जियां उड़ा दी उसकी। यानी कि जब उन्होंने बाइबिल को खुद पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, चर्च के भीतर जो पाखंड हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, अंधविश्वास हो रहे थे, उस पर तीखे प्रहार किए। अब आया आधुनिक बौद्धिक जगत का निर्माण यानी कि पूरा तरह से न्यू सिलेबस।
यूनिवर्सिटीज में अब सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं बल्कि ग्रामर, इतिहास, कविता और मोरल फिलॉसफी पढ़ाई जाने लगी, जिससे क्या हुआ, आगे चलकर धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति का रास्ता खोला गया। यानी कि जिसने आगे चलकर धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पुनर्जागरण कला एवं कला रूपों के विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि इस दौर में कलाकारों ने भगवान और संतों के रूखे सूखे बेजान चित्रों की जगह इंसानी शरीर के असली और सजीव रूप को कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया था। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मध्यकालीन कला से पूर्ण विच्छेद, यानी कि यथार्थवाद, रियलिज्म। मध्यकाल की पेंटिंग्स एकदम फ्लैट यानी कि 2D होती थी। कैसी होती थी? द्विविमीय यानी कि 2D होती थी और अजीब लगती थी। पुनर्जागरण के कलाकारों ने असली इंसानी भावनाओं, प्राकृतिक सुंदरता और हकीकत को अपनी कला का बेस बनाया। उसके बाद आया रैखिक परिप्रेक्ष्य यानी कि लीनियर पर्सपेक्टिव का आविष्कार। फिलिपो ब्रुनलेस्की द्वारा गणित के हिसाब से रैखिक परिप्रेक्ष्य की खोज की। किसकी खोज की? रैखिक परिप्रेक्ष्य की, फिलिपो ब्रुनलेस्की ने। इससे पेंटर्स एक चपटे कैनवास पर भी गहराई और दूरी का ऐसा जादू दिखाते थे कि पेंटिंग एकदम असली यानी कि 3D लगने लगती थी, त्रिविमीय लगने लगती थी, जिससे क्या हुआ, चित्र जो है अत्यंत सजीव लगने लग गया। अब आते हैं शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी पर और प्रकाशन का प्रयोग। अगर कहें तो ऐसा भी हो सकता है ये बॉडी स्ट्रक्चर और लाइट का खेल। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने इंसानी मांसपेशियों और हड्डियों को सही से बनाने के लिए बाकायदा लाशों की चीर-फाड़ यानी कि एनाटॉमी का अध्ययन किया। किसने किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो ने। उन्होंने रंगों को आपस में मिलाने का अध्ययन किया। उन्होंने लाइट और शैडो के बैलेंस की तकनीकें निकाली, यानी कि कला में गहराई को कोमलता लाने के लिए छाया प्रकाश के संतुलन और रंगों के मिश्रण जैसी अद्भुत तकनीकों का विकास हुआ। अब आते हैं ध्वनि संरक्षकों यानी कि पेट्रोनेज सिस्टम की भूमिका। फ्लोरेंस के मेदिची परिवार, मिलान के ड्यूक और खुद रोम के पोप कलाकारों को खुलकर पैसा देते थे ताकि वे अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए उनसे बढ़िया इमारतें और पेंटिंग्स बनवा सके। यानी कि फ्लोरेंस के मेदिची जैसे धनी व्यापारी जो थे, परिवार मिलान के ड्यूक और खुद रोम पोप के। तो अब आता है धनी संरक्षकों यानी कि पेट्रोनेज सिस्टम की भूमिका। फ्लोरेंस का मेदिची परिवार, मिलान के ड्यूक और खुद रोम के पोप कलाकारों को खुलकर पैसा देते थे ताकि वे अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए उनसे बढ़िया इमारतें और पेंटिंग्स बनवा सके। कौन? फ्लोरेंस के मेदिची। जिससे क्या हुआ, कलाकृतियों की मांग और सम्मान बढ़ा। तो अब आता है धर्मनिरपेक्ष विषयों और मूर्ति कला का पुनरुद्धार, यानी कि मूर्ति कला और नए विषय। धार्मिक चित्रों जैसे द लास्ट सपर। द लास्ट सपर के साथ साथ आम इंसानों के पोर्ट्रेट और पुरानी ग्रीक कहानियों के चित्र बनने लगे। माइकल एंजेलो की डेविड जैसी मूर्तियां प्राचीन ग्रीक शैली के नग्न और परफेक्ट मानव शरीर की सुंदरता को दोबारा जो है दुनिया के सामने ला दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। विज्ञान के क्षेत्र में यह वह समय था जब सदियों पुरानी अरस्तू और चर्च की गलत और थोपी गई वैज्ञानिक बातों को सबूत के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय के साथ, यानी कि इसका वैज्ञानिक नज़रिया क्या था। विचारकों ने कहा कि अब सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं होगा, जो आंखों से दिखेगा और जो प्रयोग में पास होगा वही सच माना जाएगा। यानी कि अब जो है अवलोकन तथा प्रयोग को महत्व दिया जाने लगा। यानी कि अब जो है इम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। अब आता है खगोल विज्ञान में क्रांति, यानी कि कोपरनिकस सिद्धांत। तो कोपरनिकस सिद्धांत को देखते हैं। चर्च कहता था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है और सूर्य उसके चक्कर काटता है। 1543 यानी कि 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी कि चर्च गलत है। असल में सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। यानी कि क्या दिया उन्होंने, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। किसने दिया था, निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। यानी कि कोपरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है 1543 में दिया गया था। अब आता है गैलीलियो और केपलर का योगदान, यानी कि केपलर और गैलीलियो का धमाका। जोहान्स केपलर ने गणित से साबित किया कि ग्रह गोल नहीं है। क्या साबित किया, ग्रह जो है गोल नहीं है बल्कि कैसा है, अंडाकार है। ग्रह कैसा है, अंडाकार है, गोल नहीं है। ऐसा किसने साबित किया था, जोहान्स केपलर ने। फिर उसके बाद आए गैलीलियो गैलीली। कौन आए, गैलीलियो गैलीली आए। तो इन्होंने जो है अपनी बनाई बेहतरीन दूरबीन से आसमान में देखा और कोपरनिकस की बात के पक्के सबूत दिए। वे आधुनिक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के पिता बन गए। यानी कि अब जो ये गैलीलियो गैलीली हैं, यह जो है अब आधुनिक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के क्या बन गए थे, पिता बन गए थे। अब आता है चिकित्सा और मानव शरीर विज्ञान में प्रगति। एंड्रियास वेसालियस ने इंसानी शरीर की खुद चीरफाड़ करके डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका नामक किताब लिखी। कौन सी पुस्तक थी, डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। और फिर जो है पुरानी गलतफहमियों को दूर किया। इसके बाद जो है विलियम हॉर्वे ने खोज निकाला। किसने खोज निकाला, विलियम हॉर्वे ने, कि हमारे शरीर में खून का दौरा यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। और यह किसने खोज निकाला था, विलियम हॉर्वे ने। तो अब देखते हैं चर्च के डोगमा को चुनौती और वैज्ञानिक पद्धति। तो फ्रांसीसी बेकन ने और डेकार्ट ने मिलकर तर्क और प्रयोगों की एक ऐसी यूनिवर्सल वैज्ञानिक पद्धति बनाई जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंट कल्चर के उदय तथा धर्म सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन में उसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी कि यह इतिहास का पहला ऐसा दौर था जब एक मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान पर अमीर और चर्च के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और क्रांति ला दी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं गुटेनबर्ग का क्रांतिकारी आविष्कार, यानी कि गुटेनबर्ग की जादुई मशीन। तो 1440 ईस्वी के आसपास जर्मनी के जोहान्सन गुटेनबर्ग, किसने, जोहान्स गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप वाला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। पहले
जो किताबें भिक्षु लोग हाथों से सालों से लिखते थे, अब वो मिनटों में छपने लग गई। तो अब आया ज्ञान का लोकतंत्रीकरण और साक्षरता विस्फोट, यानी कि किताबों की बाढ़ और साक्षरता। छपाई सस्ती होने से किताबों के दाम गिर गए और वे बाजार में धड़ाधड़ बिकने लगी। अब किताबें सिर्फ पादरियों और राजाओं के पास नहीं रही, जिससे शहर के आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का क्रेज यानी कि साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसके वजह से? सस्ती हो जाने की वजह से, लागत में गिरावट आ जाने की वजह से। अब आया स्थानीय यानी कि वर्नाकुलर भाषाओं का विकास। लैटिन भाषा जो है सिर्फ बड़े बड़े विद्वान समझते थे। पब्लिशर्स ने फायदे के लिए आम बोलचाल की भाषाओं जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश, कौन कौन से? जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश जो है, इन तीनों में किताबें छापना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि आम लोगों तक ज्ञान पहुंचा और उनमें जो है अपने देश की भावना जागी। उसके बाद आया धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य इंजन, यानी कि धर्म सुधार का हथियार। जब 1517 ईस्वी में लूथर चर्च मार्टिन लूथर ने, किसने? मार्टिन लूथर ने चर्च के पाखंड के खिलाफ अपनी 95 थीसिस मुद्दे लिखी थी। क्या लिखी थी? 95 थीसिस मुद्दे लिखे थे। किसने लिखे थे? मार्टिन लूथर किंग ने। तो क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से उसकी कॉपियां कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में फैल गई। चर्च जो है चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं पाया। उसके बाद आया इतिहास का पहला मास मीडिया अभियान। तो मार्टिन लूथर ने लैटिन बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद करके धड़ाधड़ छपवा दिया। अब आम जनता ने खुद बाइबिल पढ़ी तो उन्हें समझ आया कि चर्च वाले उन्हें सदियों से कैसे बेवकूफ़ बना रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस ने पोप की सूचना राज्य को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो लोग सदियों से गुमराह हो रहे थे उनका जो है बाइबिल पढ़ने की वजह से क्या हुआ? वो सब उजागर हो गए। और क्या किया उन्होंने? पोप की जो सूचना के एकाधिकार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन पर निबंध लिखिए। जर्मनी में शुरू हुआ यह आंदोलन कैथोलिक चर्च के फैले भ्रष्टाचार और पैसों की लूट के खिलाफ एक खुली बगावत थी, जिसका चेहरा बने मार्टिन लूथर किंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि और तात्कालिक कारण को। जर्मन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, इसलिए रोम का पोप वहाँ के लोगों को आसानी से लूट रहा था। लेकिन 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग के एक साधु और प्रोफेसर मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया कि अपने 95 विरोध बिंदु के थीसिस को टांग दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि चर्च के गेट पर अपनी 95 थीसिस यानी कि 95 मुख्य बिंदु को टांग दिया। किसने किसने? विटेनबर्ग ने और प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने। तो अब देखते हैं पाप मुक्ति पत्रों यानी कि इंडलजेंसेस का पुरजोर विद्रोह। चर्च के भ्रष्ट अफसर इंडलजेंस नाम के कागज बेच रहे थे और दावा कर रहे थे कि इसे खरीद लो, तुम्हारे सारे पाप जो है धुल जाएंगे और मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाओगे। लूथर को इस पर भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि इसे जो है पूरी तरह से धोखा और गैर जिम्मेदार बताया, इसे गैर धार्मिक बताया। और क्या कर दिया गया? इसे पूरी तरह से अनैतिक और गैर बाइबिल जो है घोषित कर दिया गया। तो अब आया लूथर का क्रांतिकारी धर्मशास्त्र यानी कि सोलाफाइड। लूथर ने कहा कि इंसान को मुक्ति किसी चर्च को दान देने से नहीं, कर्मकांड करने या पोप को सिफारिश करने से नहीं मिलेगी। वह जो है केवल और केवल ईश्वर में सच्चे विश्वास यानी कि फेथ अलोन से मिलेगी। अब आया जर्मन राजकुमारों यानी कि प्रिंसेस का राजनीतिक समर्थन। तो लूथर के इस आंदोलन को जर्मनी के कई बड़े राजकुमारों जैसे कि
सैक्सनी के फ्रेडरिक। कौन थे? सैक्सनी के जो फ्रेडरिक थे, राजकुमारों का सपोर्ट मिला था। वे धार्मिक तो थे, पर उनका असली फायदा यह था कि वे जो हैं पोप के चंगुल से आज़ाद होना चाहते थे और चर्च की अकूत जमीन और संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। कौन चाहते थे? सैक्सनी के फ्रेडरिक। उसके बाद आया धार्मिक युद्ध और ऑक्सबर्ग की ऐतिहासिक संधि। यह जो था 1555। इस चक्कर में जर्मनी में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः क्या हुआ? 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि हुई। कब हुई ऑक्सबर्ग की संधि? 1555 में, जिसमें कि यह तय हुआ कि जिसका राज उसका धर्म, यानी हर राजा को अपने इलाकों का धर्म चुनने की आज़ादी मिल गई और चर्च की एकता हमेशा के लिए टूट गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। धर्म सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसके सबसे पहले इसमें देखते हैं यूरोपीय इतिहास का महान मोड़। इस आंदोलन ने सिर्फ धर्म को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में नहीं बांटा, बल्कि यूरोप की पूरी राजनीति, समाज और तिजोरी का नक्शा ही बदल दिया। यानी कि धर्म को दो भागों, किसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भागों में बांटा गया था। अब आता है सामाजिक प्रभाव, यानी कि साक्षरता और परिवार, यानी कि पढ़ाई और परिवार। प्रोटेस्टेंट सोच कहती थी कि अपनी बाइबिल खुद पढ़ो। इस वजह से पूरे उत्तरी यूरोप में प्राइमरी स्कूल खुले और लोगों में साक्षरता बहुत तेज़ी से बढ़ी। पादरियों के लिए कुंवारे रहने का नियम खत्म हो गया, जिससे समाज में शादी और फैमिली लाइफ की इज्जत बढ़ गई। यानी कि विवाह संस्था की प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि हुई। तो अब देखते हैं राजनीतिक प्रभाव, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य का उदय। इस आंदोलन ने रोम के पोप की राजधानी, किसकी राजधानी? रोम के पोप की जो राजधानी थी और कानूनी पावर की लंका लगा दी। राजाओं ने चर्च को अपने कानून के नीचे ला खड़ा किया, उसकी जमीनें छीन ली, जिससे क्या हुआ? राजाओं की तिजोरी भर गई और मजबूत संप्रभु राष्ट्र राज्यों का जन्म हो गया। किसका जन्म हुआ? संप्रभु राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव, यानी कि मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया था इसमें, यानी कि मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर। कौन थे? मैक्स वेबर जो थे प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, ने एक थ्योरी दी कि धर्म सुधार, विशेषकर कैल्विनवाद ने प्रोटेस्टेंट कार्य नैतिकता को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? प्रोटेस्टेंट कार्य नैतिकता को जन्म दिया। इसके तहत जो है कड़ी मेहनत करना, समय का पाबंद होना, फालतू पैसे ना उड़ाना और बिजनेस में कामयाब होने को भगवान की कृपा माना गया। और इस सोच ने पूंजीवाद को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद आया धार्मिक असहिष्णुता और युद्धों का लंबा दौर। इसका जो है एक बुरा असर यह हुआ कि यूरोप में धार्मिक कट्टरता बढ़ गई। क्या हुई? यूरोप में धार्मिक कट्टरता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फ्रांस में दंगे हुए और जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध, यानी कि 1618 से 1648, यह जो है 3 वर्षीय युद्ध हुआ था। इसी बर्बादी के बाद यूरोप ने मजबूरी में धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि आपसी भाईचारा सीखी। यानी कि अंततः क्या हुआ? यूरोप को धार्मिक सहिष्णुता की नीति सीखने पर मजबूर हो गया। यानी कि यूरोप को जो है धार्मिक सहिष्णुता सीखनी ही पड़ी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बट एक छोटा सा रिमाइंडर, ये सेशन ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और एग्ज़ाम सर पर है। हमें पूरे सिलेबस को सही तरीके से सही टाइम पर कवर करना होगा, इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रही हूँ। आप लोग नोट्स परचेस करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि नोट्स कहाँ मिलेगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये वीडियो देखने के बाद जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपका 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप एग्ज़ाम के बाद खुद आके बोलोगे मैम एग्ज़ाम सच में बहुत अच्छा गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, यानी कि मार्टिन लूथर किंग एवं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार पर चर्चा कीजिए। मार्टिन लूथर ने कहा था कि धार्मिक सच का इकलौता स्रोत जो है सिर्फ बाइबिल है, पोप के आदेश नहीं है। उन्होंने नारा दिया था सोला स्क्रिप्चुरा, अर्थात बाइबिल ही धार्मिक सत्य और आस्था का एकमात्र सर्वोच्च और अचूक स्रोत है। एवं मार्टिन लूथर ने ये भी कहा था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी पादरी की जरूरत नहीं है, हर ईसाई खुद अपना पुरोहित है। साथ ही उन्होंने चर्च के 7 संस्कारों को घटाकर सिर्फ 2 बैप्टिज्म और यूकारिस्ट कर दिया। कौन कौन? बैप्टिज्म यानी कि दीक्षा और यूकारिस्ट यानी कि पवित्र भोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कैल्विनवाद यानी कि कैल्विनिज्म तथा उसके प्रसार का वर्णन कीजिए। अगर हम लोग कैल्विनवाद की मेन पॉइंट को समझे तो जॉन कैल्विन ने पुनर्निर्धारण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्निर्धारण का सिद्धांत, जिसके मुताबिक भगवान ने दुनिया बनाने से पहले ही तय कर दिया था कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। साथ में उन्होंने एक कड़ा शासन दिया था। उन्होंने जिनेवा में नाचना गाना, शराब और आलस पर पूरी तरह से बैन लगाकर एक बेहद सख्त और अनुशासित धार्मिक शासन चलाया था। किसने चलाया था? जॉन कैल्विन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को, संयुक्त स्टॉक कंपनियों यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके अगर मेन पॉइंट को समझे तो 7 समंदर पार के व्यापार का भारी खर्चा और डूबने का रिस्क अकेले उठाना मुश्किल था, इसलिए लोगों ने मिलकर शेयर वाली कंपनियां बनाई। कौन सी वाली? संयुक्त स्टॉक वाली कंपनियां। इसमें क्या हुआ? लिमिटेड लिएबिलिटी थी। इसका ये फायदा था कि यानी कि कंपनी डूबी तो निवेशक का सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितने का शेयर था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दास व्यापार यानी कि स्लेव ट्रेड तथा बगान अर्थव्यवस्था यानी कि प्लांटेशन इकोनॉमी का वर्णन कीजिए। तो इसका ओवरव्यू आंसर देखें तो अमेरिका के बड़े बड़े खेतों बगानों में मुनाफा कमाने के लिए करोड़ों अफ्रीकी लोगों को जबरन अगवा कर जहाज़ों में जानवरों की तरह ठूस कर गुलामों के रूप में बेचा गया, यानी कि त्रिकोणीय व्यापार किया गया। साथ में इसमें काली कमाई हुई, यानी कि इसी मुफ्त के क्रूर बंधुआ श्रम और इंसानी खून पसीने की कमाई से पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक विकास हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ब्राजील अमेरिका में चीनी बागान यानी कि शुगर प्लांटेशन के विकास की व्याख्या कीजिए। तो इसके मेन पॉइंट में हम लोग देखें तो यूरोप में चीनी की भारी डिमांड थी, जिसे जो है सफ़ेद सोना कहा जाता था। चीनी को क्या कहा जाता था? सफ़ेद सोना कहा जाता था। और मौत का कुआं यानी कि पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में गन्ने के बड़े फार्म और कारखाने लगाए। इस बागानों में गन्ने काटने और उबलते कहारों में काम करने के लिए लाखों अफ्रीकी दासों को भयंकर जुल्म के बीच झोंक दिया जाता था, जहां उनकी मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों ये थे BHIC 106 यानी कि आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1। दोस्तों अगर आपने आज का ये सेशन यहाँ तक देखा है तो मेरे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आपके लिए क्वेश्चन 1 है, मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के किस भ्रष्ट कागज यानी कि पत्र को बेचने का सबसे ज़्यादा विरोध किया था?
एवं दूसरा क्वेश्चन है, जॉन कैल्विन ने अपना सबसे सख्त और अनुशासित धार्मिक शासन यूरोप के किस शहर में चलाया था? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मोटिवेशन और आपके सपोर्ट से मैं आगे भी और इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियो के साथ बनी रहूँगी। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।